हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा पता है कि हमारी 8th क्लास और हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड हमारी पुस्तक, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 आपका प्रारंभ हो रखा है और अभी तक हम लोग एक लेक्चर को इसमें बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर को में हम लोगों ने देखा था कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज आपका शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें सांस्कृतिक शिक्षा और फारसी शिक्षा को वो आपका किस प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं, इस विषय में हम लोगों ने पढ़ा। इसके साथ ही बच्चों, आप लोगों ने घर जाके अपने लेक्चर को रिवीजन किया होगा, और रिवीजन के दौरान अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस करके, चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हमको भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी की कोई अपनी क्वेरी है, कोई प्रश्न है जो हमने कल पढ़ा था उस पर, कोई भी बच्चा, चलिए अगर आपकी क्वेरी नहीं है तो हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को जब आपका प्रारंभ किया था तो हमारी कोशिश यही थी कि हम ये देखें कि किस प्रकार अंग्रेजों ने देसी जनता को सभ्य बनाना व राष्ट्र को शिक्षित करना किस प्रकार प्रारंभ किया, उनकी क्या नीति थी, वो क्यों कर रहे थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी काम कर रही थी। इस विषय पर हम लोग आपका विस्तृत से इसमें आपकी चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को हम लोग आपका देखेंगे कि क्या चीजें किस प्रकार की थी। बच्चों, क्लियर है? इतना सबको समझ आया था। और हमने देखा कि अंग्रेज आपका किस तरह से यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, उस एजुकेशन पॉलिसी को वो आपका देखते थे कि इनके लिए क्या उम्मीद के साथ ये लोग आपका देख रहे थे और किस तरह से काम करवाना चाह रहे थे। क्या सभी अंग्रेज जो आए थे उनकी नजर में ये सेम था सबके लिए कि भारतीयों को देखना, उनकी शिक्षा को देखना, या फिर कुछ लोगों के जो अंग्रेजी लोग थे वहां उनके भी कुछ आपस में मतभेद थे। तो इस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे। जैसे हमने देखा था कि सबसे पहले विलियम जॉन्स आए, सुप्रीम कोर्ट के आपके जूनियर जज थे। ये भारत की कीर्ति के पीछे एक अच्छा रुख रखते थे, और इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया कि आप भारतीय संस्कृति को पढ़ें, हम भी जान सकें और आप अपने इतिहास के बारे में पढ़ सकें। इस तरह की चीजें इन्होंने की, और यही प्रयास आगे बढ़ा चला, और 1781 में अरब फारसी इस्लामिक कानून का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता में एक आपका मदरसा खोला गया। ठीक, अब देखिए उसी के साथ दूसरा प्रयास होता है 10 साल के बाद 1791 ईस्वी में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहां के प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके इस दिशा में। अब देखिए, लेकिन कंपनी के जो बहुत सारे ऑफिसर थे वो ये मानते थे कि इन सब पर शासन करना, शासन चलाना सेम चीज नहीं है, इनको हम लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, संस्कृत को तो खास करके नहीं, हम लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की बढ़ावा देना चाहिए। और इस तरह से कुछ प्रमुख आपके विचारक उनके सामने आए, और ऐसे ही थे एक आपके आपके मैकाले। और मैकाले ने क्या किया बच्चों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिस अधिनियम को हम लोग देखते हैं बच्चों, 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। आइए अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक जो है वो आपका मेन शुरू होना है, और टॉपिक है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोटिस भेजा। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले ध्यान देना है आप लोगों को इस विषय में बच्चों, कि क्या हुआ था 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसने एक बाप के दल ने क्या किया, कोर्ट ऑफ आपका डायरेक्टर्स ने क्या किया, जो भारतीय आपका गवर्नर जनरल था उसको शिक्षा के विषय में एक आपका नोटिस आपका भेज दिया कि इस प्रकार की चीजें होंगी, इस प्रकार से जो आपका शासन है या वो आपका शासन चलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया, और कंपनी का जो आपका नियंत्रक जो आपका मंडल था उसका नाम था चार्ल्स वुड्स, इसलिए इसको चार्ल्स वुड्स स्पेच के नाम से भी जानते हैं, या वुड स्पेच के नाम से जानते हैं। इस संदेश की वुड की नीति पत्र यानी कि वुड स्पेच का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वुड स्पेच का नाम दिया गया। इस दस्तावेज में भारत में घरेलू
अब देखिए, शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ होंगे। और जब ये अधिनियम आया तो लोगों को खास इंडिकेट किया गया इस एक्ट के लिए कि अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ेंगे, तो आपके व्यवहार में आपकी शिक्षा कितने लिए आपके लिए बेनिफिट होगी, इस लाभ के बारे में इन्होंने बताया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ अर्जित क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों के समझाने और देश के संसाधनों के विकास को महत्व को समझने में मदद मिलेगी। क्या होगी? जो व्यापार होगा और जो आपके वाणिज्यिक विस्तार होगा, इन सबको आपका चीजों को समझने में इनको मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराएं तो उनकी रुचि और आकांक्षाएं भी बदल आएंगी और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी बाप की चीजों को अपना आप खरीदना शुरू कर देंगे। जब अब देखिए, जब आप किसी को शिक्षित करेंगे अपने एजुकेशन पैटर्न से, तो उसका जो आपका व्यापारिक जो महत्व है उसका विस्तार होगा, और साथ ही साथ जो उनकी जीवन शैली है, उनकी जीवन शैली में भी आपका बदलाव होगा। तो इस तरह से जो आपकी यूरोपीय चीजें हैं, जब लोग उनको जान लेंगे, समझ लेंगे, तो उनको खरीदना भी आपका शुरू कर देंगे। अब देखिए, थोड़ा इसमें एक पहलू को हम लोगों को और समझने की आवश्यकता है। वो पहलू क्या है? आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। वुड्स के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यानी कि जो चार्ल्स वुड स्पीच आया था, जो आपका शिक्षा के लिए जो आपका पत्र आया था, उसमें यह तर्क यानी कि लॉजिक दिया गया कि अगर आप लोग यूरोपीय शिक्षा को पढ़ोगे तो जो भारतीय लोग हैं उनका नैतिक जो चरित्र है उसमें क्या होगा? उत्थान होगा। और क्या होगा इससे? वो आपका सत्यवादी बनेंगे और आपके क्या बनेंगे? ज्यादा जो ईमानदार है वो आपके बन जाएंगे। और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। और क्या नहीं रहेगी? जो आपके कर्मचारी हैं उनकी आपकी कमी इसमें नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक तर्कपूर्ण से भरा पड़ा था, बल्कि यहाँ लोगों ने ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकते थे, ना ही शासन के लिए आवश्यक पुण्यता पैदा कर सकते थे। अब देखिए, जो आपके दस्तावेज थे अगर आप उनको देखोगे तो जो आपका पूर्व का जो साहित्य था, उस साहित्य में बोलते हैं कि भयानक आपकी त्रुटियां हैं और उनसे आपका मिसलेनियस, आपका मिस्टेक से भरा पड़ा हुआ है। लोगों को अपने काम के प्रति ना तो उसका समर्पण है, ना उसकी वैल्यू वो लोग जानते हैं, ना उसकी फीलिंग्स हैं, और ना ही आपको शासन चलाने में उन लोगों को ये सारी चीजें आती हैं। ये सब चीजें उनको बता देते हैं। 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। क्या हो सके? सरकार का जो आपका नियंत्रण है वो स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था सरकार विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1858 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, तो उसी समय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। क्या की जा रही थी? बम्बई और विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपका की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास किए जा रहे थे, और कह रहे हैं जो स्कूली शिक्षा है उसकी प्रणाली में आपके परिवर्तन के जो विकास हैं वो आपके भी इस शिक्षा के अंतर्गत ही आपका किए जा रहे थे। तो इस तरह का बहुत सारा विकास, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तर्क वितर्क जो थे इनमें हो रहे थे, और ये सब चीजें की जा रही थी। तो इनको थोड़ा समझना है और इनको पढ़ना है और इनको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, 19वीं आपकी सदी में ये आपको दिखाई देगा बम्बई विश्वविद्यालय, यानी कि कैसी स्ट्रक्चर था उस समय भी 19वीं सदी में। आज के तो जो हमारी यूनिवर्सिटी है आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। देखिए, आपको स्पष्ट दिखाई देगा
आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सारी चीजों को जानते हैं और सीखते हैं कि क्या किस प्रकार की चीजें। अब देखिए, नैतिक शिक्षा की मांग, किसकी मांग हो रही थी? नैतिक शिक्षा की मांग हो रही थी। और इस नैतिक शिक्षा की मांग की बात हम लोग आपका कर रहे थे। और नैतिक शिक्षा की मांग जो था 19वीं सदी में सक्रिय ईसाई प्रचारक के व्यवहारिक रूप के माध्यम से की जा रहे तर्कों का घरघोर आपका क्या किया गया? आपका विरोध किया गया। ठीक है, कि जो ईसाई आपके प्रचारक थे और जो वो आपके तर्क दे रहे थे, उन सभी तर्कों का, इन सब चीजों का क्या किया गया? जो घोर आपका विरोध किया गया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना चाहिए। कह रहे कि जो आपका लोगों का जो नैतिक चरित्र है, उस चरित्र को आपका सुधार लाना चाहिए। नैतिक उन्नथान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। और कह रहे कि भारत में जो अगर आप चाहते हैं कि लोगों का आपका नैतिक विकास हो, तो वो तभी हो सकता है जब आप लोग क्या कर लेंगे? आप यहाँ की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। 1813 के ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि यदि प्रचारकों की गतिविधि की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा हो गया और लोगों ने अंग्रेजों की उपस्थिति में को शक की नजर से देखने लगे, ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूभाग क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने सेरारामपुर में अपना मिशन खोला और इसका इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। अब देखिए, सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब ये लोग अपने यहाँ आ रहे थे तो इन्हें ये डर था कि जो स्थानीय लोग थे उनमें की असंतोष पैदा ना हो जाए, कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए कि लोग हमें शक की नजर से आपका देखने लगे और हमारी संस्था, जो हमारे प्रचार जो थे, वो आपके बिल्कुल ना चले। तो इस वजह से कुछ ऐसी समस्या आपकी पैदा ना हो जाए। तो ये सारी चीजें बड़ी दिक्कत कर रही थी। तो इसलिए इन सब चीजों को वो आपका मेन अपना जो डर था वो लोग अपना देख रहे थे। अब देखिए, 19वीं सदी के दौर पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश शिक्षा प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने की आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहारों, मान्य मूल मिलताओं और धार्मिक विचारों की तरह से किसी तरह से छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। यानी कि सिंपल सी बात कह रही थी, जब 1857 की आपका क्रांति हुई तो ये लोगों को पहले आपका अपनी शिक्षा करने के लिए, अपनी संस्कृति थोपने के लिए बहुत अग्रसर थे और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे थे। लेकिन 1857 की क्रांति का जब दौर इनके सामने गुजरा तो इन लोगों को एक शिक्षा मिली कि अगर हम लोग यहाँ के लोगों की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के प्रति अगर कुछ करते हैं तो ये लोग आपका भड़क सकते हैं और आपका भयावह हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग आपका इस तरह की चीजें ना करें और हम ना ही कोई प्रोत्साहन करें। और इस तरह से 1857 के बाद में अंग्रेजों ने इस तरह के मिशन को, इस तरह की योजनाओं को आपका प्रोत्साहित करना कम कर दिया था। बच्चों, क्लियर है? इतना आप लोगों ने देख लिया, इतना आप लोगों को समझ आया कि क्या चीजें थी, कैसे हो रही थी। इन सब चीजों को आपको देखना है और इन सब चीजों को आपको समझना है कि किस स्थिति में ये सारी चीजें थी। क्लियर है बच्चों? ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, बाकी और बहुत सारी चीजों को हम लोगों को एक एक करके इनमें हम लोग देख लेंगे। ठीक, इतना बताइए कि इतना चीज आपको समझ आया कि नहीं आया, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, कलकत्ता में के पास हुगली नदी के तट पर सेरारामपुर कॉलेज। अब देखिए, इसको हमने देख लिया कि वहां किस प्रकार का था और कितना बना हुआ था और क्या स्थिति है। अब देखिए, थोड़ा इसको समझ लीजिए। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? आप कह रहे कि जो कुछ आपके लोकल चीजें थी, जो स्थानीय में पाठशालाएं चल रही थी, शिक्षा चल रहे थे, जो आपके गुरुकुल चल रहे थे, उन गुरुकुल्स का क्या हुआ और कहाँ चले गए वो गुरुकुल, उनको देखना है। देखिए, स्थानीय पाठकों का क्या हुआ? क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था?
क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत क्या हुआ? और कह रहे कि अगर वो लोग जाते थे तो क्या हुआ ब्रिटिश शासन के तहत उन सब चीजों का। तो हम लोगों को उन सब चीजों के बारे में आपका पढ़ना है। अब देखिए विलियम एडम्स की रिपोर्ट। अब हमको देखना है विलियम्स एडम्स की रिपोर्ट, लेकिन एडम्स की रिपोर्ट से पहले एक चित्र दिया गया है। एक ग्रामीण पाठशाला का चित्र है, फ्रांसीसी साल्विन नामक डच पेंटर ने बनाया है। अब देखिए 18वीं सदी के आखिर में थे भारत में उन दिनों दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि और बताया है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो आपकी गुरुकुल परंपरा थी, किस तरह की हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, इन सारी परंपराओं को हम लोग आपका इसमें जानने का प्रयास कर रहे थे। देखिए पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, हम लोग जाते थे शिक्षक के पास आपकी शिक्षा लेने के लिए, हमको वहीं रहना पड़ता था, साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता था। आज की तरह मॉडर्न स्कूल नहीं थे। क्लियर है? आज की शिक्षा पद्धति और पहली आपकी शिक्षा पद्धति में बहुत बड़ा अंतर था। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम्स ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। कह रहेगी एडम्स की जो रिपोर्ट आई थी वो क्या थी? बहुत आपका दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशाला हैं। क्या पाया कि बंगाल और बिहार में कितनी है? 1 लाख से ज्यादा आपकी पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते। कितने होते हैं? मैक्सिमम 20। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा है। कितनी है बच्चों? 20 लाख से भी ज्यादा है। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही हैं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई हैं। कौन चला रहा है उनको? गुरु। और ये एडम्स की रिपोर्ट है, वो बता रहा है कि किस तरह की शिक्षा पद्धति भारत में प्रचलित है, चल रही है। बंगाल और बिहार की बात ये कर रहा है बेसिकली। अगर देखिए शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप इन चीजों की स्कूलों से उम्मीद कर सकते हैं कि उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशाला में मौजूद थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच या कुर्सी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, अलग से कक्षा लेनी, बच्चों को हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, सालाना मेहनताना और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी तो कोई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर के पास ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा और गरीब कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी को जरूरतों के देखते हुए गुरु द्वारा तय करते थे। विद्यार्थी को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक ही जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग लोग विद्यालयों के साथ गुरु के साथ बात कर लेते थे। कहते थे कि जिस तरह से आपकी व्यवस्था है कि विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात करते थे। इन सारी चीजों को आप लोग देख सकते हो, आप इनको समझ सकते हो कि क्या किस प्रकार की चीजें हैं। इसको थोड़ा सा समझना चाहिए और इसको थोड़ा सा देखना चाहिए। एडम ने पाया कि यदि लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है, उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षा बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकलने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकें, और ये इसलिए था कि जब फसल कटने का टाइम होता था तो उस समय स्कूल बंद कर दिए जाते थे ताकि जो सिंपल साधारण आपके काश्तकार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, अगर किसी को चीज आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नई दिनचर्या नया नियम क्या है? नई दिनचर्या है और
नया ही आपका नियम है, इसको थोड़ा सा समझना है और थोड़ा सा इसको देखना है और इसी पर हम लोगों को बात करनी है। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। कह रहे कि जो कंपनी है, अगर उसके ध्यान की बात करें, वो मुख्य रूप से किस पर था बच्चों? आपका ध्यान दीजिए, 19वीं सदी में जो हायर एजुकेशन है उस पर था। इसलिए कंपनी के स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में भी ज्यादा दखल नहीं दिया गया। 1854 के बाद कंपनी के देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया गया। कंपनी का यह मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किया जाए। कंपनी क्या कह रही थी? 1854 में जो एजुकेशन का रिफॉर्म के लिए जो एक्ट लाया गया था, बेसिकली 1854 में एक एजुकेशन आपका सुधार था, ठीक? और उस सुधार में कुछ चीजें जो थी आपकी कही गई थी, उनको बात कर रहे थे। कह रहे कंपनी में अब देख क्या था, कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और अनियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्था, इन सब की जो व्यवस्था थी वो करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जाए, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख दिया। अब कह रहे हैं कि क्या किया इन्होंने इसके लिए और क्या कदम उठाए इस दिशा में? जो आपके पंडित थे, उन पंडितों ने क्या क्या करा? जो आपके पंडितों को नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल देखने का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थिति का में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों की रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हो गया और विद्यालयों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। क्या हो गया कि जो विद्यालय की परीक्षा है उसमें भी रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थी से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा आए, तय सीट पर बैठें और नियम अनुशासन का ही वो क्या करें, आपका पालन करें। यह नियम चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने जाने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम कर रही थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी। जिन गुरुओं के सरकारी निर्देशों का पालन करने की वजह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी, वे सरकारी सहायता प्राप्त करेंगे और नियमों के चलते पाठ्यशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। आप कह रहे जब स्वतंत्र बाप की नींव रखी गई और सरकारी सहायता मिलने लगी और नियम कानून चलने लगे, तो कुछ पाठशालाएं उनके सामने कमजोर आपकी जो थी वीक होने लगी, कमजोर पड़ने लगी थी। अब देखिए, इन नए नियम और दिनचर्याओं का एक और नतीजा यह हुआ कि पहली वाली व्यवस्था में गरीब बच्चों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शाला में समय सारणी काफी लचीली थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग की बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं और अब कटाई के मौसम में बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब के बच्चे घरों के बच्चों खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी कि बच्चा पढ़ लिख ना नहीं चाहता। तो इस तरह का जो स्ट्रिक्ट रूल है वो अंग्रेज ही आपका लेके आए थे। ठीक, अब थोड़ा सा एक पढ़ लेते हैं, बड़े विद्वान रहे हैं अरविंद घोष। इनके विषय में कुछ चीज जानकारी हम लोगों को मिली गई है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लें कि अरविंद घोष इस विषय में क्या कहते हैं और क्या उनके विचार हैं, एक बार हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी कि बंबई में अपने एक सभ्य भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसी कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षाओं को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा में भी आपकी जो आपकी मातृभाषा है, जो संस्कृत है, हिंदी है, बंगला है, इस प्रकार में हो सके ताकि इस पे अधिक लोग इसको पहुंचा सकें। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया
यद्यपि छात्रों ने अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार तथा लोकप्रियता शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का ही भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला में भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने में यथावत आपका रोजगार पा सकें। क्या हो सके आपका यथावत तरीके से आपका जो रोजगार है हम उसको पा सकें, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। कह रहे जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसकी कार्यसूची के विषय में बात करते हैं तो केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरतों पर जोर देने लगे थे। अब देखिए, ऐसा नहीं केवल हमारी भारतीय शिक्षा के बारे में अंग्रेज सोच रहे हैं, वही आपका एक्ट लेके आ रहे हैं, क्लियर है, वही 35 में काम कर रहे हैं, वही आपका 54 में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भारतीय व्यापक लोग थे जो चाहते थे कि भारत में बदलाव हो चीजों को लेकर, वो भी सोच रहे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। क्या कह रहे कि जो अपनी क्या है पश्चिमी जो शिक्षा है, यानी कि यूरोप जो शिक्षा दे रहे यूरोपीय लोग, और भारत को आधुनिकीकरण ला सकती है। उन्हें अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोलें और शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में हुए प्रयास के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ोगे। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह में से एक थे। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है कि ये लोग आपका पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे, विरोधी थे। इनके विषय में देखते हैं ये लोग ऐसा क्यों कह रहे थे, जबकि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का सपोर्ट किया था। उनका मानना था कि अगर हम लोग ये यूरोपीय शिक्षा लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे सुधार हमारे अंदर हो सकते हैं। इसलिए वो आपका कुछ काम आपका नियंत्रण वो आपका कर रहे थे और वो उनका प्रयास अपना जानने का कोशिश भी कर रहे थे। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना है ताकि हम लोग इनको सीख सकें, हम लोग इनको जान सकें क्या चीजें हैं, किस तरह की हैं। ठीक है, ये आपको ठीक है बच्चों। चलिए, यहाँ तक कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है, आप उसको समझ सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी नहीं है तो आप लोग मुझसे अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, तो इतना आप लोगों ने जो अंग्रेजी शिक्षा रही है उसके विषय की जो सारी चीजें थी आपने उनको पढ़ा कि अंग्रेज किस तरह से हमारे यहाँ शासन करने में या लोगों को सभ्य बनाने की बात कर रहे थे और नई शिक्षा नीति लाए, कैसे उन्होंने टाइम टेबल, नए रूल्स को एप्लीकेबल किया और किस तरह से विलियम एडम्स की रिपोर्ट ने आपको लोगों को चौंकाया कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे थे, क्या स्कूल थे और स्कूल किस तरह से लचीले थे। इन सब विषयों में आप लोग बहुत अच्छे से आपका जान चुके हैं। क्लियर है बच्चों, ये आपको देखना है। ठीक है, तो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आप देखिए कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर स्थित जो आपका सेराराम कॉलेज था, कितना सुंदर और अद्भुत है। आज भी इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े जो आपके टॉपर्स होते हैं उन लोगों को ही एडमिशन मिलता है इन स्कूलों में। आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं बच्चों जो आपके ब्रिटिश काल में थी और एजुकेशन का हब बनी हुई है, या आपके जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो आपके विश्वविद्यालय बने थे वो एक आपका स्पेशल अपनी आपका कैटेगरी रखते हैं। ये आपको पढ़ना समझना होगा। देखिए किस तरह के स्कूल कॉलेजेस उस समय बन रहे थे। अब देखिए अंग्रेज क्यों पढ़ाना चाहते थे भारतीयों को, अगर मैं आपसे देखिए उसका सिंपल एक कारण था बच्चों। वो ये चाहते थे कि अगर भारतीय लोग आपका पढ़ लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे। ये उनका तर्क था। लेकिन उनके पीछे कुछ उनकी मानसिकता और कुछ बहुत सारी चीजें जो थी ऐसी उनकी काम कर रही थी। उन कारण में ये था कि अगर हम भारतीय लोग जो क्या है अभी सभ्य नहीं है। सभ्य का मतलब इन द सेंस कि वो लोग अभी रहना, खाना, आपका बात करना आपका नहीं जानते हैं। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि हाँ अगर हम लोग इनको आपका पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और समझाएंगे और हम अगर अपना साहित्य पढ़ाएंगे इन लोगों को और अपना कानून पढ़ाएंगे
तो ये हमारे साहित्य के प्रति, कानून के प्रति क्या होंगे, आदर होंगे, और हमको यहाँ शासन प्रशासन चलाने में बड़ी आसानी मिलेगी। क्या मिलेगी? बड़ी आसानी मिलेगी। और इसी आसानी को देखते हुए इन्होंने इस प्रकार से ये काम आपका प्रारंभ किया, और इन्होंने देखा कि अगर हम लोग कुछ यहाँ लोग हैं जो आपका छुआछूत, जाति आधारित चीजों को बहुत मानते हैं, और एक समाज है जो आपका तबका, जो आपका दबा हुआ है, क्यों ना हम ईसाइयों की जो आपकी शिक्षा है, धर्म परिवर्तन वाली चीजें करें, हम अपनी संस्कृति को उनको बताएं कि क्या किस प्रकार की हमारी संस्कृति है, हम उनको समझाएं, और इस संस्कृति को हम लोग दिखाएं कि आप, हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, तुम्हारी संस्कृति से इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की जो बात थी, ये लोग वो आपका कर रहे थे, और इसी विषय पर आपका ये सब बात चल रही थी बच्चों। क्लियर है? और इसी के साथ क्या हुआ था कि इन लोगों ने अपनी शिक्षा को बढ़ावा दिया, और इन्होंने कोशिश की कि अगर हम लोग अपनी शिक्षा को बढ़ावा दे देंगे तो हम लोगों को यहाँ शासन करने में, अपने शासन में जो हम लोग अधिकारी रखते हैं, जिन लोगों की आपकी जरूरत है, हम भारतीय लोगों को रख सकते हैं जो आपके सस्ते भी हैं, और आपका काम हम इनसे बहुत ज्यादा ले सकते हैं, और इनकी हमारे प्रति कुछ संभावनाएं, कुछ आदर सम्मान और कुछ भावना होंगी जिससे हम लोगों को यहाँ शासन करने में बड़ी आसानी और बड़ी सुलभता मिलेगी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को चलाए रखा, बनाए रखा, और उसको दौड़ाए रखा, और इस तरह से अलग अलग प्रशासन के समय में आप लोग देखिए कि नए नए आपके नियम नीति आपके आ रहे थे, और शिक्षा के जो विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा था। इस दिशा में भी अगर आप लोग देखोगे तो दो गुट बनते हैं भारतीयों में भी। एक गुट वो था जो पाश्चात्य शिक्षा का सपोर्ट करता था, सपोर्ट करने वाले में थे आपके राजा राम व आपके मोहन राय, और एक वो लोग थे जो उसका विरोध करते थे, महात्मा गांधी और आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ये मानते थे कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए, यानी कि संस्कृत में हो, फारसी में हो, अरबी में हो। जबकि राजा राम मोहन राय जैसे विद्वानों का मानना था कि अगर हम लोग पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो अगर हम आधुनिक हो सकते हैं, या हमारी आधुनिकता अगर आ सकती है, तो हम लोगों को आपके पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह से आपका देखते हुए हमारे यहाँ भी दो गुट बन जाते हैं, जिनके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, विस्तार और प्रसार को हमने पढ़ा है, इसको समझा है। इसके दौरान अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई आपका प्रॉब्लम है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी, आप अपना प्रश्न, आप अपना डाउट हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, चलिए, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर जाकर इस लेक्चर को जरूर पढ़ेंगे, जरूर रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।